यस डियर स्टूडेंट्स, लास्ट जो हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट पैटर्न ऑफ स्टडी, हाउ टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर एंटी टेस्ट एग्जामिनेशन, किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो उसके बाद नेक्स्ट मैंने अपना तारुफ आपसे कराया था कि आई एम बेसिकली टीचिंग बायोलॉजी, और इसमें अब आपको हमने स्टार्ट करना है आपका सिलेबस, और हम इसमें सबसे पहले फर्स्ट ईयर की बुक से स्टार्ट करेंगे। इसको चैप्टर नंबर 1 से हमने लेकर चलना है, और इसमें हमने गो थ्रू करना है सिलेबस को, देखना है क्रिटिकली मुख्तलिफ़ चीज़ों, मुख्तलिफ जो भी आपके सब्जेक्ट कंटेंट्स आएंगे, टॉपिक्स आएंगे, उसमें जो भी डाटा होगा, इंफॉर्मेशन होगी, कंसेप्चुअल चीज़ें होगी, उनको हमने सिस्टमेटिकली जो है उसको देखना होगा, और हम इस तरह से गो थ्रू करेंगे पूरे सिलेबस को, और साथ साथ क्रिटिकली हमने उसमें पॉइंट आउट करना होगा कि किन किन चीज़ों को हमने मेनली फोकस करना है, और किस तरह से हमने MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को प्रिपेयर करना है कि कोई भी MCQ हमारे हाथ से निकल ना पाए। तो इसके लिए बच्चों तो देखिए हम इसको हम बगैर टाइम ज़ाय के स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 1। आपको मालूम हो चैप्टर नंबर 1 का आपका टाइटल क्या है? सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब देखें इस चैप्टर में हमने क्या कुछ डिस्कस करना होगा। सबसे पहली चीज़ जो हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है कि सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के साथ ही हमने सबसे पहली चीज़ जो है डिस्कस करेंगे कि वेरियस टेक्निक्स टू स्टडी सेल एट डिफरेंट लेवल्स। ये हमने डिफरेंट टेक्निक्स को इसमें स्टडी करना होगा। फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे तो फिर हमने नेक्स्ट जो होगा सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस करेंगे, और सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बाद हमने साइटोप्लाज्म और उसकी ऑर्गेनेलीज को डिस्कस करना होगा, एंड एट द एंड वी विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो सबसे पहले बच्चों देखो कि सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के लिहाज से हम देखें कि सेल के बारे में हमें मालूम हो कि डिफरेंट इसके लिए डेफिनेशंस दी जाती हैं। किसी से बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी इसको हम कहते हैं, क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है दे आर मेड अप ऑफ यूनिट्स एंड दीज यूनिट्स आर कॉल्ड सेल। फिर इसी तरह से आप जूनियर क्लासेस से पढ़ते आए कि डिस्कवरी ऑफ सेल एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट साइंटिस्ट इन द डिस्कवरी ऑफ सेल। डिफरेंट साइंटिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन है डिस्कवरी ऑफ सेल में, और एट द एंड आप एक प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ सेल की तरफ जाते हैं। वो प्रिसाइज डेफिनेशन को हम क्या कहते हैं, इसके टाइटल से ज़ाहिर है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यहाँ पे देखिए कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। क्या मतलब होता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं दे आर मेड अप ऑफ व्हाट? सेल्स। किससे मिलकर बने? सेल से मिलकर बने। और जब हम एक सेल की बात करते हैं, अब आप गौर कीजिएगा कि सेल हम कहते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब ये है कि जो ख़ास तौर पर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं? सेल। लेकिन आप इंटरेस्टिंग बात क्या देखते हो कि जिस बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होते हैं, यानी ब्लॉक्स से मुराद उसके जो यूनिट होते हैं, यानी उसके जो सेल होते हैं वो कोई छोटा होता है सेल, कोई बड़ा होता है, यानी उसकी शेप भी आप देखें डिफरेंट होता है। तो आप सोचते होंगे कि ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ फिर कैसे हुआ, बिल्डिंग ब्लॉक्स कैसे हुआ। तो याद रखिएगा कि जब हम एक सेल की बात करते हैं, किसी भी सेल को आप आपस में कंपेयर करोगे तो उसके आपको बेसिक कंपोनेंट जो मिलेंगे वो सेम मिलेंगे। यानी हर सेल में आपको क्या मिलेगी? सेल मेम्ब्रेन। हर सेल में क्या मिलेगा आपको? साइटोप्लाज्म। और हर यूकैरियोटिक सेल में आपको क्या मिलेगा? न्यूक्लियस मिलेगा। तो ये बेसिक कंपोनेंट्स जो होते हैं ये तमाम सेल्स के सेम होते हैं। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि उनका साइज़, उनका शेप, उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। ये इसलिए हम इसको क्या कहा जाता है? बेसिक सिमिलैरिटीज़ की बेस पर, बेसिक फीचर्स की बेस पर हम इसको क्या कहते हैं कि ये स्ट्रक्चरल यूनिट है तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और साथ साथ ये फंक्शनल यूनिट भी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। यानी हम अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, दे आर मेड अप ऑफ व्हाट? यूनिट्स। और वो यूनिट क्या होते हैं? सेल्स। उससे उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बिल्टअप होते हैं। यानी सेल्स के मिलने से क्या बनता है? टिश्यू बनते हैं। टिश्यू के मिलने से क्या बनते हैं? ऑर्गन्स बनते हैं। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, और फिर पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो इस तरह ये स्ट्रक्चरल यूनिट भी कहलाता है। इसी तरह से फंक्शन की बात करें कि सेल एज ए यूनिट ऑफ फंक्शन भी काम करता है। स्ट्रक्चर तो है कि बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, तो लेकिन साथ साथ वो अपना फंक्शन भी परफॉर्म करता है। तभी तो हम कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये सेल जो होते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहलाते हैं।
जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम किसी भी एक सेल का स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर प्लांट है, प्लांट के लीफ में मेसोफिल सेल्स हैं। मेसोफिल सेल्स का हम क्या स्ट्रक्चर उसका देख रहे हैं, उसकी शेप क्या है, उसका साइज़ क्या है और उसका स्ट्रक्चर किस किस्म का है। तो ये क्या है, बेसिकली आप उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे हो। लेकिन आप जब उसके फंक्शन की बात करोगे कि उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, वो उसका क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। इस तरह से हम इसको सेल को क्या कहते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सेल। इसलिए हम इसको ये डेफिनेशन देते हैं। उसके बाद देखिए कि मैंने आपको पहले शुरू में बताया कि डिफरेंट बायोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया डिफरेंट टाइम्स में कि सेल को डिस्कवर करने में। जब इन्होंने सेल डिस्कवर किया तो उसके बाद आपको आइडिया होगा कि ये सेल थ्योरी भी पेश की गई। आपने 9th-10th क्लास में भी जिसको स्टडी किया, श्वान एंड शिलेडन के हवाले से सेल थ्योरी पेश किया। अब आपने देखना है कि व्हाट इज़ द मॉडर्न थ्योरी ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मॉडर्न थ्योरी क्या है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। इसमें देखिए कि सबसे पहले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तमाम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। तो ये इसका पहला पॉइंट आपके सामने आ जाता है। इसी तरह से ऑल न्यू सेल्स आर अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितने भी नए सेल बनते हैं वो पहले से मौजूद जो सेल्स होते हैं उन्हीं से ही अराइज होते हैं, उन्हीं से डेवलप होते हैं। कैसे होते हैं? जाहिर बात है सेल डिवीजन के जरिए होते हैं। वहाँ जब सेल डिवीजन होती है तो न्यू एक सेल जो होता है जब डिवाइड होता है उससे नए सेल बनते हैं। न्यू सेल्स आर फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये आपके पास सेकंड पॉइंट आ जाता है। इसी तरह सेल्स में क्या होता है, हेरिडिटरी मटेरियल होता है। हर सेल में, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो, आपको मालूम है कि इसमें क्या पाया जाता है, हेरिडिटरी मटेरियल पाया जाता है। और ये हेरिडिटरी मटेरियल का काम क्या है, नाम पर गौर कीजिए, हेरिडिटरी मटेरियल, द मटेरियल विच कैरी द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। ये भी किस में होता है, मटेरियल सेल में होता है। और ये सेल के थ्रू ये मटेरियल जो होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, ये शिफ्ट होता है। तो ये थर्ड पॉइंट आपके सामने आ जाता है। फिर उसके बाद देखिए कि हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होती हैं। उन रिएक्शंस को आप कलेक्टिवली क्या कहते हो, कलेक्टिवली तमाम रिएक्शंस को आप मेटाबॉलिज्म का नाम देते हैं, जिसको आप कैटेगराइज करते हो किस में, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, यानी एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। कलेक्टिवली क्या कहलाता है, मेटाबॉलिज्म का मतलब ये हुआ कि जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस से मुराद के जितने भी डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शंस हो रहे हैं वो कहाँ पर होते हैं, हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं मोस्टली उसमें क्या ये रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जिसको आप डिफरेंट रेफरेंसेस से स्टडी करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर प्लांट में मेसोफिल सेल में आप फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हो, रिएक्शंस हैं सारे। इसी तरह से आप सेलुलर रेस्पिरेशन स्टडी कर रहे हो जिसमें ग्लाइकोलाइसिस पढ़ रहे हो, जिसमें आप लिंक रिएक्शन पढ़ रहे हो, जिसमें आप क्रैब साइकिल पढ़ रहे हो, जिसमें आप रेस्पिरेटरी चेन पढ़ रहे हो। ये सब क्या है, all these are different metabolic processes which are continuously taking place in the cells. So what is modern concept of cell theory? You must know about these are four major key points of सेल थ्योरी। इससे भी आपके MCQs बन सकते हैं। सम टाइम कोई पॉइंट चेंज करके बीच में ऐड कर दिया जाए। आपको मालूम होना चाहिए कि इसका सीक्वेंस क्या है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें यह है कि कोई ऐसा पॉइंट ऐड किया गया जो इन 4 पॉइंट्स में शामिल नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स, ठीक। अब इसको चेंज भी किया जा सकता है। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। अब आपसे पूछा जाता है वन सेल आर मेड अप ऑफ मोर सेल, वन और मोर सेल्स, तो आपको मालूम हो कि एग्जैक्ट इसकी स्टेटमेंट क्या है। तो इसी तरह से बाकी भी पॉइंट्स हैं, आपको क्लियर होने चाहिए कि इनमें कोई चेंज करके भी दिया जा सकता है। तो आप देखिए बेटा, इसमें हमने इस चैप्टर में आपको बताया था कि सबसे शुरू में हमने टेक्निक्स जो है वो स्टडी करनी होगी डिफरेंट, जो कि यूज़ होती हैं सेल्स को, सेल के कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए, और फिर उनको स्टडी करने के लिए, उनके फंक्शंस को स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, सेलुलर कंपोनेंट्स को अलग करते हैं। उसके लिए आपने टेक्निक्स भी डिस्कस करनी है। लेकिन टेक्निक से पहले सबसे बड़ी टेक्निक जो है वो क्या है, माइक्रोस्कोपी। यानी माइक्रोस्कोपी का लफ्ज़ आते ही आपके जहन में क्या आता है, माइक्रोस्कोप का लफ्ज़ आ जाता है। और माइक्रोस्कोप में आपको पता है कि किसी भी आप ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, इनलार्ज करके देखते हैं।
उसी से फिर आगे आपको रेजोल्यूशन के बारे में भी पता है कि रिजॉल्विंग पावर क्या होती है उसकी, उसको भी आप डिस्कस करते हो। तो लिहाजा सबसे पहले देखिए कि आपको पता हो कि व्हाट इज़ माइक्रोस्कोपी। यानी माइक्रोस्कोपी हम कहते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अंडर द माइक्रोस्कोप स्टडी करने को आप माइक्रोस्कोपी को क्या नाम देते हो। और इसी तरह से माइक्रोस्कोप में आपको पता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंसेज होते हैं, उसी से फिर आप उसकी क्या स्टडी करते हो, मैग्नीफिकेशन। तो उसको कहते हैं मैग्नीफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप। अब इसमें आप कोई भी, जैसे मिसाल के तौर पर माइक्रोस्कोप को यहाँ पे हम रेफरेंस देते हैं, हम रेफरेंस किसका देते हैं, बेसिकली लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप। लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप, लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप को ख़ास तौर पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहने की वजह क्या होती है कि इसमें क्या होते हैं, लेंसेज पाए जाते हैं। अब लेंसेज जो होते हैं इसमें आपको मालूम हो कि दो तरह के लेंसेज होते हैं, एक आई पीस लेंस होता है और दूसरा इसमें कौन सा होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। अब जहाँ तक मैग्नीफिकेशन का ताल्लुक है, तो मैग्नीफिकेशन को आप कैसे कैलकुलेट करते हो, कैसे फाइंड आउट करते हो। आपको मालूम हो कि उसकी हर लेंस की एक स्पेसिफिक पावर दी जाती है, और आपको मालूम है उसको डिनोट किसे कहते हैं, एक्सेस को हम क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसकी पावर 40x है, और इसी तरह से आई पीस लेंस है, इसकी पावर आपके पास क्या है, 10x है। तो लिहाजा अगर एक हम लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप को स्टडी कर रहे हैं, उसकी मैग्नीफिकेशन पावर हम ना देखना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव लेंस की पावर होगी उसको हमने मल्टीप्लाई करना होगा किसके साथ, आई पीस लेंस की पावर के साथ, यानी इसकी मैग्नीफिकेशन पावर क्या होगी, 400x। ये इसकी मैग्नीफिकेशन पावर बन जाएगी कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप की। लेकिन लाइट कंपाउंड, जो ये लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इसमें कुछ लिमिटेशन होती है। लिमिटेशन किस वजह से होती है, सबसे पहली चीज़ होती है कि इसमें जो नेचर ऑफ एनर्जी यूज़ हो रही है, यानी सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है, लाइट होता है। ये एक तरह से लिमिटिंग फैक्टर है इसमें, इसी लिमिटेशन की वजह बनता है। और इसी तरह से जो इसकी रिजॉल्विंग पावर होती है, ये भी इसके लिए क्या है, ये इसको लिमिटेड करती है। यानी इसमें आप कह सकते हो कि उसके एक लिमिट से उसको आगे नहीं निकलने देती हर, क्योंकि जाहिर बात है हर माइक्रोस्कोप में लेंसेज होते हैं और हर लेंस की डिफरेंट पावर्स होती हैं। तो लिहाजा इसी तरह से सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन हमने लाइट की बात की है, और ये क्या करते हैं, लिमिटेशन करते हैं किसकी, लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। अब देखें, ये जो कुछ डाटा के फॉर्म में इंफॉर्मेशन है जो कि आपने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। जैसे हम बात करते हैं रिजॉल्विंग पावर, रिजॉल्विंग रेजोल्यूशन किसे कहते हैं, कि आप कोई भी दो ऑब्जेक्ट के दरमियान जो मिनिमम डिस्टेंस होता है उसको फाइंड आउट करें, उस मिनिमम डिस्टेंस को फाइंड आउट करना और ये बताना कि ये दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसे आप क्या कहते हो, रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन पावर के हिसाब से अगर आप जाएं तो लाइट माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन पावर आप यहाँ पे कितनी है, तो आपके पास 250 नैनोमीटर, और इसी तरह से ये कितनी है, तकरीबन 500 टाइम्स इज दैट ऑफ व्हाट, आवर नेकेड आई। ह्यूमन आई के बारे में आपको मालूम हो कि हमारी जो आई की रेजोल्यूशन पावर है वो कितनी होती है कि दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 1 मिलीमीटर अपार्ट हो, इससे कम होगा तो लाइट जो होगी एट द रियर ऑफ द ऑब्जेक्ट होगी। तो लिहाजा क्या होगा कि आपको दो ऑब्जेक्ट जो है अलग अलग नज़र नहीं आएंगे, कम से कम 1 मिलीमीटर डिस्टेंस होना ज़रूरी होता है। ये हमारी आई की क्या कहलाती है, रेजोल्यूशन पावर कहते हैं। क्या है इसकी वैल्यू, 1 मिलीमीटर अपार्ट। इसी तरह से मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप कितनी है, 10,000 टाइम्स, ये 10,000 टाइम। इसी तरह से और आप आगे चलते हो तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की तरफ आते हो। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की भी आप डिटेल आप जूनियर क्लासेस में पढ़ कर आए हैं, हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। जैसे ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है अबाउट कितना, 1 मिलियन 10 लाख टाइम्स, ये क्या है, इसकी मैग्नीफिकेशन पावर है। इसी तरह से जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इससे हम क्या देखते रहे, 3 डायमेंशनल इमेज, किसी भी ऑब्जेक्ट का 3D जो इमेज होता है वो हम किसकी मदद से देखते हैं, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं। तो लिहाजा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है उस इंफॉर्मेशन को क्रिटिकली देखना है। क्रिटिकली से मुराद अब इनडायरेक्ट जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था नॉलेज बेस्ड यानी इंफॉर्मेशन टाइप जो क्वेश्चन होते हैं वो यार सारा ये डाटा होता है, ये इंफॉर्मेशन। अब आप देखिए, अब जो मैंने आपको बात बताई थी कि आप डिफरेंट बोर्ड से अपीयर होते हैं, हमारे जो KPK के स्टूडेंट्स हैं,
अब अनफॉर्चुनेट इनके साथ होता क्या है कि डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डाटा होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम इसकी मैग्नीफिकेशन पावर यहाँ बता रहे हैं किसकी, लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की कुछ बता रहे हैं, इसी तरह से हम रेजोल्यूशन पावर बता रहे हैं, इसी तरह से हमारी आई की रेजोल्यूशन पावर क्या है। आप इन वैल्यूज़ को जब आप कंपेयर करते हो दूसरी बुक्स के साथ तो आपको काफ़ी डिफरेंस नज़र आता है, लेकिन मैं आपको ये क्लियर करता चलूँ कि आपने अपने सिलेबस को ही फोकस करना है, इसी को आपने रेपिटेशन के साथ इसको मेमोराइज करना है, ताकि ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि आपको याद होनी चाहिए। फिर देखिए हमने बताया कि हमने इस चैप्टर में डिफरेंट टेक्निक्स स्टडी करनी है। टेक्निक्स कौन सी होंगी जो कि यूज़ की जाती हैं कि सेलुलर कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए और उनको एग्ज़ाम करने के लिए, उसको हम उसका तज्जिया करें, एग्जामिनेशन करें। यानी मुख्तलिफ टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं कि सेल होता है, सेल के कंपोनेंट्स को अलग करना, फिर कंपोनेंट्स को अलग करने के बाद उनको अंडर द माइक्रोस्कोप उसको ऑब्जर्व करना, उसकी मॉर्फोलॉजी स्टडी करना, उसकी फिजियोलॉजी स्टडी करना, उसको एग्जामिन करना डिफरेंट फंक्शंस के लिए। तो लिहाजा ये अब आपको मालूम हो कि जैसे जैसे तरक्की होती है, जैसे जैसे आप देखते हैं साइंस में नई इनोवेशंस आती हैं तो आपको नई नई टेक्निक्स सामने आना शुरू हो जाती हैं। यहाँ पे देखिए कि हम डिफरेंट जो टेक्निक्स हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर डिफरेंशियल स्टेनिंग हो गई, सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया, टिश्यू कल्चर, क्रोमेटोग्राफरेसिस, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री और इस तरह से माइक्रो डिसेक्शन, ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो आपके सिलेबस में शामिल हैं। हम इनको भी क्या है कि 1 बाय 1 करके इनको ब्रीफली देखेंगे और इसमें देखेंगे क्या इंफॉर्मेशन है, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमने इनको मेमोराइज भी करना है और इनको हमने कंपैरिजन के साथ भी चलना है और उसको देखना है कि उसकी फर्दर आगे एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, वो भी हम इसको आगे चलकर देखेंगे। इससे पहले कि हम टेक्निक्स को स्टडी करें, हमें मालूम हो कि व्हाट इज़ माइक्रोमेट्री। माइक्रोमेट्री किसे कहते हैं? माइक्रोमेट्री जो होता है कि बेसिकली जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, इनको जो मेजर करने का प्रोसीजर है उसे हम क्या कहते हैं? माइक्रोमेट्री का नाम देते हैं। मेजरमेंट ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट अंडर द माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड माइक्रोमेट्री, इसको हम माइक्रोमेट्री का नाम देते हैं। अब इस माइक्रोमेट्री में इन जनरल हम अगर लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करें तो लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो डिफरेंट स्केल्स यूज होते हैं, 2 डिफरेंट स्केल्स की हमें यहाँ बात करनी है। एक आई पीस, जिसको आई पीस ग्रेटिक्यूल भी कहा जाता है, इस तरह से इसको और नाम क्या देते हैं? ऑक्यूलर माइक्रोमीटर का नाम भी दिया जाता है। यानी जो आई पीस होता है लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, इसमें हम मीटर यूज़ करते हैं, माइक्रोमीटर, वो क्या कहलाता है? ऑक्यूलर माइक्रोमीटर या आई पीस, हम ग्रेटिक्यूल का नाम भी इसको देते हैं। और दूसरा इसमें कौन सा होता है? स्टेज माइक्रोमीटर होता है। अब ये जितने ये आई पीस ग्रेटिक्यूल हो या आई पी ऑक्यूलर माइक्रोमीटर हो या फिर इसके बाद स्टेज माइक्रोमीटर, बाकायदा इसमें डिविजन्स होती हैं और डिविजन्स होती हैं स्पेसिफिक डिस्टेंस के साथ होती हैं, यानी कैलकुलेटेड डिस्टेंस के साथ उसमें डिविजन्स होती हैं, चाहे स्टेज माइक्रोमीटर हो या फिर ऑक्यूलर माइक्रोमीटर हो। तो लिहाजा हम क्या करते हैं, जब आई पीस में ऑक्यूलर माइक्रोमीटर रखते हैं और स्टेज जो होता है, आपको पता है स्टेज माइक्रोस्कोप किसे कहते हैं? जहाँ पर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए या स्लाइड वगैरह जैसे रखते हैं, जिस जगह पे स्लाइड रखी जाती है उसे स्टेज कहा जाता है। उस स्लाइड की जगह या उस ऑब्जेक्ट की जगह या उस कंपोनेंट ऑफ सेल की जगह जिसको आपने क्या करना है, मेजर करना है, उसकी जगह आप क्या रखते हैं? वहाँ पर आप रखोगे स्टेज माइक्रोमीटर। जब स्टेज माइक्रोमीटर रखोगे और आई पीस, तो फिर आपने कोइंसाइड करना होता है। आई पीस से देखते हुए आप क्या करते हो? कोइंसाइड करते हो। कोइंसाइड जब होगा, जब ये कोइंसाइड जब तक नहीं होगा, यानी आप दूसरे अल्फाज में कैलिब्रेशन नहीं होगी, ये कैलिब्रेट करेंगे दोनों माइक्रोमीटर्स को, कैलिब्रेट जहाँ पे हो जाएंगे तो बाकायदा उसकी वैल्यूज़ नोट की जाती हैं और फिर उसके बाद हम स्टेज माइक्रोमीटर को क्या करते हैं? हटा देते हैं और स्टेज माइक्रोमीटर को रिप्लेस कर देते हैं किसके साथ? स्पेसिमेन के साथ, जिसका हमने साइज़ फाइंड आउट करना है। और उसके बाद फिर सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाता है? आई पीस आपके पास माइक्रोमीटर रह जाता है, उसकी डिविजन्स के हिसाब से हम उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं और उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके हम उसका कोशिश करते हैं कि एग्जैक्ट
जो साइज़ है वो हम फाइंड आउट कर सकें। तो लिहाजा इस पूरी टेक्निक को हमने सम अप किया है और इसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोमेट्री, यानी कि मेजरमेंट ऑफ दी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, इसको आप माइक्रोमेट्री का नाम देंगे। तो फिर मैंने इसमें क्या बताया कि आपको याद रखने वाली बातें कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आपको मालूम हो कि लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कौन कौन से स्केल्स यूज़ होते हैं, आई पीस, और जिसको दूसरा नाम क्या दे रहे हैं आप, ऑक्यूलर माइक्रोमीटर, और दूसरा कौन सा होता है, स्टेट माइक्रो। इनकी पोजीशंस आपको पता हो और ये पता हो इनमें क्या किया जाता है, कैलिब्राइजेशन की जाती है। कैलिब्राइजेशन के बाद आप क्या करते हो कि स्टेज माइक्रोमीटर को रिमूव कर देते हो स्टेज से और उसकी जगह क्या रखते हो, स्पेसिमन को, और फिर उसके बाद ऑक्यूलर माइक्रोमीटर डिवीजन्स के ज़रिए हम क्या करते हैं, उसका जो भी साइज़ होता है उसको हम फाइंड आउट कैलकुलेट करके हासिल करते हैं। तो व्हाट इज़ दिस माइक्रोमेट्री। तो स्टूडेंट अब इसके बाद हम आएंगे किसकी तरफ आएंगे, टुवर्ड्स द डिफरेंट टेक्निक्स। यहाँ पर जो हमने बताई हैं इनको हमने समराइज करना है, हमने देखना होगा कि कौन से की पॉइंट्स हैं जिसको हमने साथ साथ लेकर चलना है। ये स्टूडेंट्स टेक्निक यूज्ड इन बायोलॉजी, आप सिस्टमेटिकली इसको हम देखेंगे। सबसे पहले आपको मालूम है हमने एनलिस्ट किया था कि डिफरेंट स्टेनिंग कौन कौन सी है। फॉर एग्जांपल ये स्टेनिंग टेक्निक आ गई, इसमें आपके पास सेंट्रीफ्यूगेशन, ये भी एक टेक्निक है जिसमें सेल के कुछ कंपोनेंट्स को हम अलग करते हैं। टिश्यू कल्चर है, इसको हमने देखना है। क्रोमेटोग्राफी है, इलेक्ट्रोफोरोसिस, डायरेक्ट आप किधर चले जाते हैं, आप बायोटेक्नोलॉजी में, और वहाँ पे जो आप डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ते हो, पीसीआर और इसी तरह से जीन सीक्वेंसिंग वगैरह, वहाँ पर आप इसको यूज़ करते हो। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, डायरेक्ट आपके माइंड में क्या आना चाहिए, जो आपके सिलेबस में इनडायरेक्ट रेफरेंसेस के साथ है, फोटोसिंथेसिस, इस तरह से माइक्रो डिसेक्शन, ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं इसमें स्टेनिंग, ये सारी टेक्निक्स हैं जो कि बेसिकली किसके लिए यूज़ होती हैं कि सेल के कंपोनेंट्स को हम अलग भी कर सकें और साथ साथ उसकी एग्जामिनेशन भी कर सकें, ताकि हम उसकी फर्दर डिटेल देख सकें कि उसका सेल है, उसके ऑर्गेनेलीज हैं, उनके स्ट्रक्चर किस किस्म के हैं और उनकी फर्दर आगे चलकर उनके फंक्शंस क्या हैं। तो सबसे पहले बच्चों देखो कि हम पहली टेक्निक की तरफ आएंगे, दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, स्टेनिंग टेक्निक। स्टेनिंग टेक्निक में आप देखिए कि ये स्टेनिंग टेक्निक है, इसमें ज़्यादातर बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं हम जब जनरली ऑब्जर्व करते हैं वो क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर प्लांट बॉडी है, प्लांट बॉडी को किसी भी पार्ट से आप कट करो, कुछ हिस्सों में तो कुछ डाइस की वजह से डिफरेंट कलर्स होते हैं, लेकिन मोस्ट पार्ट प्लांट बॉडी का अगर आप देखोगे तो वो क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं या फिर लाइट शेड के साथ होते हैं। इसी तरह से एनिमल टिश्यूज़ को भी आप स्टडी करोगे, एनिमल सेल्स को भी स्टडी करोगे तो वो भी कुछ इसी तरह से ही हमें दिखाई देते हैं। तो लिहाजा अब ये जो ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर्स हैं इनको कंट्रास्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेन यूज़ करते हैं। इनको हम कंट्रास्ट करने के लिए क्या करते हैं कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में हम डिफ्रेंशिएट कर सकें, तो उसको लिए फिर हम क्या करते हैं, स्टेनिंग टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें जो स्टेनिंग है इसमें ख़ास तौर पर हमें रेफरेंस किसका देना है, दैट इज़ वाइटल स्टेन का रेफरेंस देंगे। वाइटल स्टेन क्या होते हैं, स्टेन यूज्ड इन लो कंसंट्रेशन और साथ साथ ये नॉन टॉक्सिक भी होती है लिविंग टिश्यूज़ के लिए, इसलिए इसको हम वाइटल स्टेन का नाम देते हैं। ये लिविंग मटेरियल पर याद रखिएगा कि किस पे यूज़ करेंगे, इसको हम लिविंग मटेरियल पे यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देखें मिथाइलिन ब्लू हो गया, इस तरह से न्यूट्रल रेड, ये कौन सी स्टेन कहलाती है, इसको हम वाइटल स्टेन का नाम देते हैं। इसी तरह एक और होती है काउंटर स्टेन। क्या होती है, जब दो स्टेन यूज़ हो रही हो तो सेकंड स्टेन जो होती है उसे आप क्या कहते हो, काउंटर स्टेन का नाम देते हो। यानी एक स्टेन यूज़ हो रही है और साथ आप उसके साथ दूसरी स्टेन यूज़ करोगे तो सेकंड स्टेन को हम क्या देंगे, नाम देंगे काउंटर स्टेन का नाम देते हैं। तो इस तरह से ये आपको मालूम हो कि
किस किस्म की स्टेनिंग होती है। इसके अलावा आप और भी रेफरेंसेस पढ़ते हो, हम राइट लेफ्ट ज़्यादा नहीं होंगे, हमारा कोशिश होगी कि हम सिलेबस को फोकस करें। अदरवाइज़ आप और भी टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं जो जब 2 डिफरेंट स्टेन्स एट ए टाइम यूज़ हो उसको आप डिफरेंशियल स्टेनिंग भी कहते हैं। ये भी आपने स्टडी किया होगा फेडरल बोर्ड बुक में, तो हम उसका रेफरेंस नहीं दे रहे, हमने स्पेसिफिकली फोकस करना है कि ताकि हम ये टर्म इन टर्म से अच्छी तरह से वाकिफ़ हो जाए। जो स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा हुआ उनको पता हो कि ये वाइटल स्टेन किसे कहते हैं और काउंटर स्टेन किसे कहा जाता है। इसी तरह से मज़ीद 2 कैटेगरीज आ जाती हैं स्टेन की, यानी एक परमानेंट स्टेन और हम उसके साथ क्या लेते हैं, टेम्परेरी स्टेन लेते हैं। अब यहाँ पर कुछ परमानेंट स्टेन्स की कुछ एग्जाम्पल दी गई हैं और जो उनका फाइनल कलर होता है वो आपको बताया गया है, और ये भी बताया गया कि ये स्टेन किस किस्म के स्ट्रक्चर्स पर अप्लाई की जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपके सामने एनिलीन ब्लू, अब इसका फाइनल कलर क्या आएगा, आपके पास ब्लू कलर आएगा, और इसको किस पे हम अप्लाई करते हैं, फंजाई के जो हाइफी होते हैं या उनकी जो स्पोर्स होते हैं इन पर इसको अप्लाई किया जाता है। ये बड़ी अहम बात होती है कि स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़ जिस भी लिविंग मटेरियल को हम यूज़ करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं, उसकी केमिकल नेचर डिफरेंस होने की वजह से और केमिकल नेचर की आपस में जो कॉम्बिनेशन की डिफरेंस होने की वजह से उसकी स्टेनिंग प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। तो लिहाजा आप देखें इसी तरह से बोरेक्स कार्बाइन है, इसको हम इसका जो फाइनल कलर क्या होता है, पिंक कलर होता है। आप ये स्पेसिफिकली किन न्यूक्लियस सेल के अंदर न्यूक्लियस को आइडेंटिफाई करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसी तरह से ओबीलिया कॉलोनी है, ओबीलिया कॉलोनी आप ये जब फाइलम नाइडेरिया पढ़ते हो तो इसमें आप हाइड्रा और ये सी एनेमोन और ये सारी चीज़ें जेलीफिश वगैरह पढ़ते हो तो इसमें एक एग्जांपल किसकी आती है, ओबीलिया कॉलोनी की आती है। इसको भी आप क्या करते हैं, स्टेन करने के लिए स्टेन, ताकि वो वैसे तो आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर अंडर द माइक्रोस्कोप नज़र ही नहीं आएगा, तो उसको फिर हम स्टेन करते हैं। इसी तरह से ईओसिन कॉमनली आपकी लैब्स में यूज़ होते हैं। ये ईओसिन ख़ास तौर पे पिंक रेड, आम तौर पर इसका रेडिश कलर होता है, पिंक अगर डाइल्यूट कर दे तो वो थोड़ा सा पिंक की तरफ चला जाता है, तो लिहाजा फाइनल कलर जो होता है इसका क्या होता है, पिंक और रेड होगा। और ये ख़ास तौर पर आप किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, आप गौर कीजिए, अगर सेल को हम जैसे डिफरेंशियल स्टेनिंग आप यूज़ करते हैं उसमें आप यूज़ कर रहे हो तो डिफरेंशियल स्टेनिंग में एज अ सेकंड टाइम यहाँ पे साइटोप्लाज्म को स्टेन करने के लिए। इसी तरह से प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है उसमें जो उसका मेजर कंपोनेंट क्या होता है, सेलुलोज होता है, उसको स्टेन करने के लिए क्या हम यूज़ करते हैं, ईओसिन यूज़ करते हैं। आप और कीजिएगा कभी अभी थोड़ा सा आपने रिकॉल करना होगा अपना प्रैक्टिकल वर्क, अगर आपने अपनी लैब में कोई स्टेन कोई स्लाइड स्टेन की हो तो आपको आइडिया होगा। प्लांट मटेरियल को जब आप यूज़ करते हो ख़ास तौर पर प्लांट सेल्स की जो बाउंड्री होती है वो फिर आप देखते हैं अगर हम उसके लिए ईओसिन यूज़ करें तो उसकी सेल वॉल जो बाउंड्री होती है उसका कलर चेंज होता है कि उसका मेजर कंपोनेंट क्या होता है, सेलुलोज होता है, वो पिंक और रेडिश कलर में आ जाता है। बाकी अंदर जो होते हैं उसके कॉर्टेक्स सेल्स होते हैं, पैरेन्काइमेटिक सेल्स होते हैं, वो लाइट शेड में आते हैं। वो डिपेंड करता है कि उसकी सेल वॉल की कंपोजिशन क्या है अकॉर्डिंगली। इस तरह फॉल्जिन स्टेन होती हैं, ये रेड टू पर्पल इसका फाइनल कलर होता है और इसको किस में यूज़ किया जाता है, डीएनए, ख़ास तौर पर सेल डिवीजन के दौरान जो डीएनए की कंडेंसेशन होती है तो उस वक्त क्रोमोसोम अपीयर होते हैं, तो लिहाजा सेल डिवीजन के दौरान ख़ास तौर पर एग्जांपल हम किसकी देंगे, क्रोमोसोम्स की, तो इसको स्टेन करने के लिए। अदरवाइज़ आप जनरली ऑब्जर्व करें तो आपको क्रोमेटिन नेटवर्क नज़र ही नहीं आएगा, डीएनए आपको नज़र ही नहीं आएगा। लिहाजा जब हम इसके लिए स्पेशल स्टेन यूज़ करते हैं तो फिर वो आप इन स्ट्रक्चर्स को भी स्टडी कर सकेंगे अंडर माइक्रोस्कोप वेरी इजीली। इस तरह से लिशमैन स्टेन आ जाती है, ये रेड, पिंक और ब्लू फाइनल कलर इसका आ सकता है। इसको स्पेशली किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये जो पैथोलॉजिकल लैब्स हैं ये इससे अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे। जो पैथोलॉजिकल लैब्स होती हैं जहाँ पे ब्लड टेस्ट वगैरह किए जाते हैं, डिफरेंट ब्लड सेल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या किया जाता है, ये आप स्टेन यूज़ करते हैं। इस तरह से मिथाइलिन ब्लू मोस्ट कॉमन ईओसिन है, जैसे इसी तरह से मिथाइलिन ब्लू है, ये मोस्ट कॉमन
क्या होती है, ये स्टेन होती है जो कि हम यूज़ करते हैं लैब्स में ख़ास तौर पे। और इसका कलर मिथाइल ब्लू नाम से ज़ाहिर है याद रखने के लिए, मिथाइल ब्लू ऑब्वियसली इसका फाइनल कलर क्या होगा, ब्लू होगा। और किसको, न्यूक्लियाई को। जैसे एग्जांपल के तौर पर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको अंडर दी माइक्रोस्कोप आप ऑब्जर्व करते हो तो आप देखते हो कि प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर जो नज़र आता है सेल का वो क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो लिहाजा ये इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चीक सेल आप देखते हो तो चीक सेल में जो मोस्ट प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर आपको नज़र आता है वो क्या नज़र आता है, न्यूक्लियस नज़र आता है। तो हम लैब में कॉमनली क्या यूज़ कर रहे होते हैं, मिथाइलिन ब्लू यूज़ कर रहे होते हैं। इसी तरह से सफ्रानीन है, ये सफ्रानीन जो होता है इसका फाइनल कलर क्या आता है, रेड और पर्पल। ये किस पे अप्लाई करते हैं, न्यूक्लियाई पे भी करते हैं, इसको हम लिग्निन पे भी करते हैं, प्लांट टिश्यूज़ पे भी करते हैं। इसके अलावा सफ्रानीन का रेफरेंस एक जगह आगे चलकर आपने फिर बताना होगा जब आप बैक्टीरिया स्टडी करोगे और उसमें आपने देखना होगा ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो इसमें आप CVI कॉन्सेप्ट जो होता है इसका कॉम्प्लेक्स पहले यूज़ करते हो प्राइमरी डाई के तौर पर, जब सेकेंडरी डाई यूज़ करते हो कौन सी यूज़ की जाती है, सफ्रानीन यूज़ की जाती है। तो ये आपको रेफरेंस कहाँ पे मिलेगा, ये रेफरेंस आपको बैक्टीरिया में भी मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि एक चीज़ पहले चैप्टर में पढ़ रहे हैं उसकी एप्लीकेशन आपको कहाँ नज़र आएंगी, दैट इज़ इन प्रोकैरियोट्स। तो इस तरह ये डिफरेंट जो स्टेन्स जिसको हमने आपको बताई हैं ये बेसिकली सारी किस कैटेगरी में आ जाती है, परमानेंट स्टेन में आ जाती है। इस तरह टेम्परेरी स्टेन्स हैं, टेम्परेरी स्टेन जैसे एनालिन सल्फेट है, इसका परमानेंट कलर क्या आएगा आपके पास, येलो आएगा। और ये किस पर अप्लाई करते हैं, लिग्निन। सेल वॉल कंपोनेंट्स है, इसको आपने सेल वॉल पर डिस्कस करना है। इस तरह आयोडीन सोल्यूशन है, आयोडीन सोल्यूशन मोस्ट कॉमन स्टार्च टेस्ट करते हो आयोडीन तो उसका कलर क्या आता है, ब्लू। ज़्यादा अगर उसको हम कंसनट्रेशन यूज़ करें डाई की तो क्या आता है, ब्लूइश ब्लैकिश ब्लू कलर हो जाता है। तो इसलिए हमने ब्लू ब्लैक लिख दिया तो आपको क्लियर हो कि आयोडीन सोल्यूशन आ गया। इस तरह क्लोरोजिंक और इसी तरह से आयोडीन, ये कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंट आप देख सकते हैं एलिमेंट्स का, इससे ब्लू वॉयलेट कलर आता है। और ये भी आप देख सकते हैं किस किस्म के मटेरियल पर इसका एक्शन होता है, लिग्निन, क्यूटीन वैक्स लाइक मटेरियल भी प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ और सीड और फ्रूट्स। प्रोटीन्स हो गई, इसी तरह से स्टार्च हो गई, सेलुलोज हो गए। आप देख सकते हैं इसमें लिग्निन और सेलुलोज सेल वॉल के कंपोनेंट्स हैं। क्यूटीन ये लीफ के ऊपर या सीड के ऊपर या फ्रूट के ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। इस तरह प्रोटीन्स हो गई ये, और स्टार्च इन पर ये इसको हम ऐसे क्या यूज़ करते हैं, स्टेन के तौर पर यूज़ करते हैं। तो इसके देखिए आपके सामने दो किस्म की हमने स्टेन बताई है, एक परमानेंट और दूसरी टेम्परेरी स्टेन। अब आप कहेंगे जी ये टेबल और इसको इतना ज़्यादा कंसंट्रेट करना क्यों रिक्वायर्ड है, इसकी वजह क्या है? उसकी वजह बहुत सिंपल है कि ये बज़ाहिर आपको क्या है, जस्ट एक इंफॉर्मेशन नज़र आ रही है। इसको आपने सिर्फ इतना कर लेना है कि ये मालूम हो कि आपको आइडिया हो कि इसमें से अगर MCQ आ गया तो कॉन्सेप्ट, स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट रखने वाले जो स्टूडेंट्स होंगे जो समझते हैं कि उनका प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स में, एवोल्यूशन में, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स है, वो यहाँ पे मार खा जाते हैं। क्योंकि क्या है, जस्ट डाटा इन्फॉर्मेशन है। अब क्या होगा आपके साथ बेशुमार, आप चाहें तो इसको बैठे बैठे इसके पता नहीं कितने MCQs बना सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप एक लेते हैं, यहाँ पर क्या ये स्टेन यूज़ करते हैं। अब इसके कलर्स आप इसके 3-4 ऑप्शंस कोई भी ले लें, 4 ऑप्शन इसकी बन जाएंगी। फिर 4 ऑप्शंस के बाद आप बताओगे कि जैसे मिसाल के तौर टेम्परेरी स्टेन, ये टेम्परेरी स्टेन किस पर यूज़ होती है। ये 4 डिफरेंट आप देखते हैं लिविंग कंपोनेंट्स हैं, इन पर ये कहाँ कौन सा स्टेन जो है वो कौन सा फाइनल कलर दे रहा है और किस लिविंग मटीरियल पर उसका एक्शन हो रहा है, वो आप इसकी कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए। बहुत आसान कॉम्बिनेशन क्या होती है कि एक इसमें से यूज़ किया, जैसे एनिलीन यूज़ किया है, इसमें से ये फाइनल कलर कोई एक यूज़ किया गया है, और फिर उसके बाद कोई एक इसमें से क्या यूज़ किया जाएगा, करेक्ट क्या चीज़ जिस मटेरियल पे, लिविंग मटेरियल पे उसका इफेक्ट होता है, जिसको वो स्टेन करता है। तो एक तो ये सिंपल क्वेश्चन हो गया, ये और ये कलर आ जाए, ये और ये कलर आ जाए, ये इसके साथ कॉम्बिनेशन बन जाए, ये इसके साथ इसकी कॉम्बिनेशन बन जाए, ये इसके साथ इसकी कॉम्बिनेशन बन जाए, ये इसके साथ इसकी कॉम्बिनेशन बन जाए। तो आपको इस चीज़ का ख्याल करना है कि रिपीटिशन होती है जिसमें आप इस डाटा को, इस इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, मेमोराइज़ करते हैं और उसकी बाकायदा प्रैक्टिस करते हैं। मैं
सिंपली आपको बताऊं, आप चाहो तो इसको बैठे बैठे इसके 50 से ज़्यादा MCQs आराम से बना सकते हो। सिर्फ शफलिंग करनी है, पहले एक लेटर यूज़ करना है या एक आपने टर्म इस्तेमाल करनी है, फिर 2 टर्म्स एट ए टाइम यूज़ करोगे, फिर उसके बाद 3 टर्म्स भी इकट्ठी एक साथ यूज़ कर सकते हो। जैसे मिसाल के तौर पर आपने एनिलीन, बोरेक्स, एओसिन, ये आगे 3 आपकी सिस्टमेटिक अप्रोच है, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेन्स हैं। यहाँ से आप 3 डिफरेंट कलर करेक्ट लेते हो, फिर उसके बाद करेक्ट के बाद दूसरी ऑप्शन जो होती है, बी ऑप्शन जो होती है, उसमें आप क्या करते हो, 2 सही लेते हो, 1 गलत लेते हो, फिर तीसरी लेते हो, उसमें 1 सही होती है और 2 होती है, 2 डिफरेंट होती है। लिहाजा 3 आप फाइनल कलर्स लोगे और इस तरह से 3 डिफरेंट मटेरियल्स लोगे जिस पर इसकी स्टेनिंग इफेक्ट होता है। तो लिहाजा ये आप इस तरह से 3-3 के ग्रुप्स भी बना सकते हो और फिर इसी तरह से 2 ग्रुप्स आप सही शो करके क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि 1 और 2 करेक्ट है, 1 और 3 करेक्ट है, 1 और 4 करेक्ट है, वो डिपेंड करता है, या फिर ओनली 1 करेक्ट है या ओनली 4 करेक्ट है। तो इस तरह से भी होता है कि 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन दे दी जाए, उसमें से कोई 2 सही हो, तो फिर उसके बाद इस तरह से भी किया जाता है कि 1 और 2 इज़ करेक्ट, 1 और 3 इज़ करेक्ट, 1 एंड 4 इज़ करेक्ट, और इसी तरह से ओनली 1 इज़ करेक्ट और ओनली 2 इज़ करेक्ट, ओनली 3 इज़ करेक्ट, ओनली 4 इज़ करेक्ट। तो भी इसका आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितनी इसकी मैनिपुलेशन होती है, कितना डिफरेंट एंगल से इसको दिखा देते। तो बच्चों यहाँ हमने किसको डिस्कस किया है, बेसिकली यहाँ पे स्टेनिंग को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। टेक्निक्स इन बायोलॉजी में ये आपका पहला स्टेप था। तो उसके बाद हम आगे चलेंगे सिस्टमेटिकली, जो रिमेनिंग टेक्निक्स है उनको हम आगे चलकर अब हमने नेक्स्ट देखना है। तो बेटा यहाँ तक आज हमने डिस्कस किया है, तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें फिर हम और जो रिमेनिंग टेक्निक्स हैं उनको फिर हम सिस्टमेटिकली लेके चलेंगे और फिर हम आ जाएंगे अपने आगे टॉपिक्स की तरफ, यानी सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन एंड सो ऑन। इस चैप्टर को हमने गो थ्रू करना है। तो होपफुली आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। होपफुली उम्मीद रखूँगा कि आप कंसंट्रेट करेंगे, सिलेबस को फोकस करेंगे। राइट लेफ़्ट होना मैंने आपको बताया इंतहाई आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है, एक्स्ट्रा नॉलेज देना कोई मसला नहीं होता। हाँ, कॉन्सेप्ट्स के साथ अगर आप चलेंगे, उसके साथ कोई रेफरेंस हो तो उसको ज़रूर हमने देखना होगा। तो आज के लिए फिर इतना, थैंक यू।